हेलो दोस्तों, मैं हूं केडी और आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसका नाम है केडी रोडावाली। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपका नहीं है, मेरा नहीं है, किसी एक प्रॉपर ज़िले का नहीं है, राजस्थान का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं। ये मुद्दा है पूरे भारत देश का, और अगर सही तरीके से बोलूं तो ये मुद्दा है पूरे विश्व का। अब ये मुद्दा विश्व का भी कैसे है ये मैं बाद में बात करूंगा, और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मुद्दा क्या है। मुद्दा है आरक्षण। इस शब्द से लगभग तो हर कोई परिचित है, लेकिन आज मैं पॉइंट टू पॉइंट इस पर बात करना चाहता हूँ। मैं किसी भी वर्ग के खिलाफ या पक्ष में नहीं, सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ कि ये क्या है, कैसे इसको पेश किया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए अपने शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक गांव था, उसमें एक राजा था और बाकी प्रजा थी। राजा को अपनी सेना के लिए कुछ घोड़ों की या कुछ जानवरों की ज़रूरत थी, जो कि उसने गांव वालों को कहा कि आप ऐसा करो भी घोड़े लाओ और उनको पालो और उनको तैयार करो बढ़िया दौड़ने के लिए या लड़ने के लिए, सैनिकों के लिए। और जो अच्छा होगा उसको मैं मेरी सेना में लूँगा और उस आदमी को मैं धन दूंगा उसके बदले। तो लोगों ने छोटे छोटे बच्चे घोड़े के, कोई और प्रजाति के, अलग अलग प्रजाति के घोड़े लाना शुरू किया और उनको पालना शुरू किया। और जैसे ही 4-5 साल हुए, राजा ने घोषणा की कि भी चलो इनके दौड़ का आयोजन करते हैं, और जो सबसे अच्छा दौड़ेगा उसको सेना में रखेंगे। इतने घोड़े चाहिए, जो आगे वाले होंगे दौड़ में उनको अपनी सेना में रखेंगे। उसी राजा का एक मंत्री था। अब क्या हुआ कि सभी लोग अलग अलग प्रजाति के घोड़े वगैरह लाए, तो उनको पता भी नहीं था, उन गांव वालों को नॉलेज भी नहीं था भी कौन से घोड़े बढ़िया प्रजाति के होते हैं, कौन से बुरी प्रजाति के होते हैं। तो कुछ घोड़े लो प्रजाति के आ गए, यूँ कहूँ कि कुछ गधे भी आ गए उसमें, जिन लोगों ने अब 4-5 साल सेवा की और फिर पता चला भी ये तो गधे, अब इनका क्या किया जाए। और इसी तरह उस राज्य के मंत्री के पास भी गधा आ गया। उसने उस गधे की सेवा की, लेकिन अब क्या करे, जब राजा को तो हाई लेवल के घोड़े चाहिए थे। तो उस मंत्री ने सोचा क्यों ना राजा जी को एक आइडिया दिया जाए। उसने कहा भी राजा जी आपने जैसा कहा लोगों ने वैसा ही किया, लेकिन अब इन गधों का क्या किया जाए, इनको कहाँ छोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे, इनकी प्रजाति का क्या होगा। तो उसने राजा को कहा कि अपने ऐसे करते हैं, अपने एक नियम निकालते हैं कि घोड़े की क्वालिफिकेशन के लिए नियम निकालते हैं कि जो घोड़ा 60 किलोमीटर की रफ्तार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा उसे हम क्वालिफाई मानेंगे। लेकिन जो अगर गधा प्रजाति या लो क्वालिटी के प्रजाति के घोड़े हैं, वो अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ेंगे तो भी उनको क्वालिफाई मान सकते हैं और हम उनको भी सेना में लेंगे। तो राजा ने इस पे विचार करने के लिए समय मांगा। अब जब तक राजा विचार करता है, अपने मुद्दे पर आते हैं, सही पॉइंट टू पॉइंट मुद्दे की बात करते हैं। आज हम अपने कुछ पॉइंट बनाकर बात करते हैं। आरक्षण क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आरक्षण के प्रभाव क्या है, आरक्षण को होना क्या चाहिए, और क्या इसमें परिवर्तन करने से कुछ परिवर्तन आएंगे, ये बात करेंगे अपने। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आरक्षण क्या है। और इस पूरी बातचीत में मैं, एक तो होगा आरक्षित वर्ग और एक होगा नॉन आरक्षित वर्ग, जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, और एक जिसको आरक्षण मिल रहा है वो होगा आरक्षित वर्ग, और दूसरे को मैं बोलूँगा नॉर्मल वर्ग। अब इस आरक्षित वर्ग में वो सभी लोग आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, विधवा या जो एसटी या एससी के हैं, ओबीसी के हैं, या आरक्षण वर्ग, आरक्षित में वर्ग में जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से आ रहे हैं पूरे भारत की, वो सभी आरक्षित वर्ग में मैं बोलूँगा उनको। और नॉर्मल वर्ग में वो आएंगे जिनको किसी भी प्रकार के आरक्षण की सुविधाएं नहीं मिल रही है या आरक्षण की सुविधाएं कम मिल रही है।
क्योंकि हमें कैटेगरी भी इस हिसाब से डिवाइड किया गया है, किसी को ज़्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है। तो मैं नॉर्मल वर्ग में उनके नाम बोलूँगा जिनको आरक्षण से कोई लाभ नहीं मिल रहा, और आरक्षित वर्ग वो उसे बोलूँगा जिनको किसी भी प्रकार से आरक्षण से लाभ मिल रहा है। तो हम सबसे पहले मुद्दे पर बात करेंगे कि आरक्षण क्या है। वैसे तो आप सब इस शब्द से परिचित हैं कि आरक्षण क्या है। आरक्षण जैसे कि कोई भी पिछड़ा वर्ग है, जिस वर्ग जो कभी उच्च वर्ग के बराबर अभी तक नहीं आया है, उस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, या जो विधवाएं हैं या कोई विकलांग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका एक कोटा फिक्स कर दिया गया कि अपने किसी लाइन की बात करते हैं, अभी टीचर लाइन में उनको 33% कोटा दिया जाएगा। मैं कोई आंकड़ों पर बात नहीं कर रहा, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। भी टीचर लाइन में उनको इतना कोटा दिया जाएगा, 33% कोटा दिया जाएगा। 33% का मतलब कि 33% वही लोग लगेंगे। 100 सीटें आती है तो उसमें से 33 सीटों पर वही लोग लगेंगे जिनको आरक्षण मिल रहा है। जैसे मान के चलिए कि अपने बात करते हैं, महिलाओं पर ही आ जाते हैं। महिलाओं के वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उनको आरक्षण दिया गया, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। तो इसका मतलब यह था कि पहले महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही थी, तो अब फिक्स कर दिया गया है कोटा कि 100 सीटें आ रही है तो उसमें से 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व छोड़ दी गई, और बाकी सीटों पर बाकी लोग फाइट करेंगे, पुरुष फाइट करेंगे। और इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरी को, मान लो 10% SC को आरक्षण दे दिया, भी हाँ भी 33% तो महिलाएं लगेगी, और बची हुई सीटों में से 10% SC के लोग जो आते हैं SC कैटेगरी में वो लगेंगे, और 2% 4% किसी विकलांग को दे दिया, मतलब कि हाँ भी 33 वो लगेंगे, 10 वो लगेंगे, और बचे हुए सीटों में से 2% लोग ये लगेंगे। ये है आरक्षण। आप समझ गए होंगे कि इनका कोटा फिक्स कर दिया है। कोटा फिक्स करने का मतलब भी 100 सीटें आई है तो उनमें फिक्स डिवाइडेशन कर दिया, भी कौन इतनी सीटें सिर्फ यही लोग लेकर जाएंगे, और बाकी बची हुई सीटों पर जो ऑल ओवर लोग बच जाते हैं जिनको आरक्षण से लाभ नहीं है वो फाइट करेंगे। ये है आरक्षण। और वैसे इससे आप सभी परिचित हो। दूसरा पॉइंट ये कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी भारत में। हर एक देश में नहीं होता है। बहुत सारे देश हैं जो सीधी टैलेंट के और क्वालिटी के आधार पे अपने कैंडिडेट चूज़ करते हैं, लेकिन भारत में ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो हमारे जातिवाद बहुत ज़्यादा था। बहुत सारे वर्गों को उच्च वर्ग माना गया और बहुत सारे वर्गों को या जातियों को निम्न वर्ग माना गया। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसा है जो कि गलत है। ये इंसान को इंसान ही माना जाए तो अच्छी बात है। और साथ में अपने ये भी कह सकते हैं कि कोई महिला पहले विधवा हो जाती थी तो उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती थी, उसको कोई स्वीकार नहीं करता था या उसको एक अलग नज़र से देखा जाता था। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, या विकलांग जो लोग हैं वो अपनी मतलब कोई जन्मजात विकलांग था, कोई बाद में विकलांग हुआ, तो वो भी मतलब खुद को उनको मोटिवेट करने के लिए भी, उनको जीने के लिए एक राह देने के लिए, और महिला वर्ग को भी अपने इतने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। पहले महिला को सिर्फ एक पुरुष की सहायक के तौर पे ही देखा जाता था। तो महिलाओं को अपना एक अलग पावर, मतलब महिलाएं शक्ति जागृत करने के लिए या उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, उनको इज्जत की दृष्टि से देखें, ये करने के लिए एक शब्द की संरचना की गई भी आरक्षण। और आरक्षण भी इनको अपने थोड़ा कोटा दे देते हैं भी 100 सीटों में से इतने लोग विधवा ही लगेगी। तो इससे क्या होगा कि जो विधवाएं हैं वो कहेगी भी हमारी इतनी सीटें पड़ी है, हमें भी इस लाइन के लिए तैयारी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखने के लिए, या लोग विधवाओं को स्वीकार करना शुरू करेंगे, उनको इज्जत की दृष्टि से देखेंगे। अगर एक विधवा उच्च पद पे बैठती है तो फिर उसको और भी इज्जत की दृष्टि से, ये लोगों का नज़रिया है। और ये नज़रिया चेंज करने के लिए हमें आरक्षण की जरूरत पड़ी, जो कि एक बहुत ही सही चीज़ थी। मैं भी इस मुद्दे पे बात करूं तो मैं भी यही चाहता हूं भी इन लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए। और आरक्षण, अब मैं एक शब्द लाइन बोल के छोड़ रहा हूँ भी आरक्षण और भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अब कैसे, इसका मैं
किस तरह डिस्क्राइब करता हूँ वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा। तो इस प्रकार आरक्षण की ज़रूरत पड़ी कि ये लोग भी उच्च वर्ग के बराबर आए और ये सभी लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाए, जातिवाद के आधार पर भेदभाव ना किया जाए और सब बराबर पद के मतलब सबको बराबर पद का हक है और सब बराबर आने चाहिए। इस दृष्टिकोण बदलने के लिए आरक्षण की ज़रूरत पड़ी। अब हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि आरक्षण लागू करने के बाद इसके क्या प्रभाव रहे और क्या प्रभाव हैं। इसके प्रभाव जो कि रहे कि उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली, उनको बढ़ावा दिया गया, वो लोग आगे आना शुरू हुए। पॉजिटिव व्यू तो इसका सभी जानते हैं कि उन लोगों को समान की दृष्टि से देखा गया। आज एक एसटी या कोई महिला, एसटी अलग बोल रहा हूँ मैं और महिला अलग से बोल रहा हूँ, भी एसटी हो या कोई महिला हो या कोई विकलांग हो, वो एक आईएएस लेवल के पद पर बैठा है तो उसे तो इज्जत दी ही जाएगी और उसके जैसे लोगों को भी इज्जत देनी शुरू की जाएगी। ये इसका बहुत बढ़िया प्रभाव रहा। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये हुए कि आरक्षण में वही बात जो हमने शुरू में छोड़ी थी। अब वो 40 किलोमीटर की रफ्तार वाले लोग हैं, उनको तो पास किया जा रहा है और 60 किलोमीटर की रफ्तार वाले लोगों को रोका जा रहा है। अगर किसी घोड़े की रफ्तार 50 किलोमीटर है तो उसको क्वालिफाइड नहीं माना जाता, और अगर किसी गधे से मतलब यहाँ कोई अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, या निमन मतलब जो घोड़े सक्षम नहीं थे बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ने के लिए, उनका एक अलग कैटेगरी बना के उनको बोल दिया गया कि आप 40 किलोमीटर रफ्तार दौड़ो तो भी आपको पास माना जाएगा। अब इससे नुकसान आप खुद समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हो ये रहा है कि उच्च बुद्धि लब्धि के लोग जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जो कुछ कर सकते हैं, वो तो निमन कार्य कर रहे हैं और निमन बुद्धि लब्धि के लोग उच्च कार्य पर बैठे हैं। कहने का मतलब भी एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो कि बहुत टैलेंटेड है, उसको उस लेवल पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और एक जो कम बुद्धि लब्धि का वो अगर किसी आरक्षित वर्ग से है तो उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ रही है और सामान्य वर्ग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और हो ये रहा है कि वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति तो उस पद तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और वो निम्न बुद्धि लब्धि का व्यक्ति है वो ऊपर उस पद पे पहुंच जाता है। तो फिर सामान्य जो उच्च बुद्धि लब्धि का व्यक्ति था उसका क्या होता है, वो फिर कोई निम्न कार्य करता है। वो कोई निम्न कार्य के रूप में मैं जिनमें बुद्धि लब्धि का यूज़ कम हो उनकी बात कर रहा हूँ। वो फिर कुछ भी कोई शॉप चलाता हो या मतलब जहाँ उसकी ज़रूरत थी वहाँ वो नहीं जा रहा है। इससे पूरे देश को नुकसान हो रहा है। और मैंने वो जो शुरू में बात बोली थी ना, अभी देश की नहीं पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है। तो मतलब अगर किसी को अच्छा साइंटिस्ट मिले, हो सकता है मैं जिन जॉब्स की बात कर रहा हूँ उनमें आरक्षण नहीं है, लेकिन प्रत्येक जॉब या प्रत्येक कार्य की एक वैल्यू होती है। टीचर लाइन की बात करिए तो अगर एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर हो तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेगा। अब उसके आधे टैलेंट का बोलूँ मैं, भी कम टैलेंटेड एक व्यक्ति टीचर के पद पर बैठा है और वो जो जिसे टीचर के पद पे होना चाहिए था वो कोई दुकान चला रहा है, तो इसका बहुत बड़ा लॉस आने वाली पीढ़ियों को भी हो रहा है। और इसी प्रकार मतलब वो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उन्हीं में से तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो सबको पूरे विश्व को नुकसान हो रहा है और पूरे भारत को तो हो ही रहा है। क्योंकि फिर वो लोग, भारत को सही टैलेंट ही नहीं मिल रहा, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल रहे, बल्कि व्यक्ति मिल रहे हैं, सही व्यक्ति नहीं मिल रहे, व्यक्ति मिल रहे हैं, सही व्यक्ति तो भटक रहे हैं। कम बुद्धि लब्धि के लोग, कम समर्थ लोग, कम काबिल लोग उच्च कार्य पे जा रहे हैं और उच्च बुद्धि लब्धि के ज़्यादा समर्थ और ज़्यादा काबिल लोग निम्न कार्य करने पे मजबूर हो रहे हैं। ये एक आरक्षण का बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो आप ये समझ लीजिए भी, अपने
एक छोटी सी कहानी और देख लेते हैं। भी एक दीवार बना रहे हैं और उसमें ईंटें लगानी है। अब आप खुद सोचिए, भी आप दीवार बना रहे हो, उसमें एक तो बहुत बढ़िया एक क्वालिटी की ईंट लगाएं, और एक जैसे प्रत्येक ईंटें मंगवाते हैं तो उसमें कुछ छोटे मोटे टूटी फूटी ईंट भी आती है, पिल्ली ईंटें भी आती है जो कि 2 नंबर 3 नंबर ईंट बोलते हैं, तो बेकार ईंटें भी आती है, छोटे खोरे जिनको बोलते हैं ईंट के टुकड़े वो भी आते हैं, कचरा भी आता है। अब आप अपने सोचते हैं भी इनको भी कहीं एडजस्टमेंट करें, और उस वजह से अपने उस दीवार में वही ठूसते जा रहे हैं। भी हाँ भी खोरे भी लगा दो, पिल्ली ईंटें भी लगा दो, कच्ची ईंटें लगा दो, 2 नंबर 3 नंबर बेकार जो ईंट मानते हैं वो ईंट लगा दो। तो अपने वो ईंटों को बचा लिया, वो पैसा बचा लिया, उनकी खपत तो कर दी, उन ईंटों को कहीं एडजस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन अपनों ने वो दीवार, वो न्यू जो बनाई है मकान की, वो खराब कर ली, वो कमज़ोर कर ली। और बस यही होता जा रहा है कि उस आरक्षित वर्ग जो कि कम टैलेंटेड है, उनकी खपत करने के लिए, उनको एडजस्टमेंट करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए गलत तरीके से आरक्षण को पेशकश गलत तरीके से की गई है, और उनको एडजस्टमेंट किया जा रहा है। और इस वजह से अपनी अर्थव्यवस्था या पूरे ऑल इंडिया जो भी कार्य हैं वो एक कमज़ोर, उनकी बुनियाद कमज़ोर हो रही है। और कमज़ोर बुनियाद की चीज़ों पे किता का खड़ा रहा जा सकता है, या अपने आज तक की इतनी जनसंख्या लेके क्यों विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाए, क्यों गरीबी से जूझ रही है जनता, ये सब इसी का नतीजा मैं मानता हूँ। एक तो जनसंख्या बढ़ती है और दूसरा नतीजा यही है भी ये जनसंख्या इतनी एडजस्टमेंट करने के चक्कर में गलत, मतलब कम टैलेंटेड लोगों को तो उच्च टैलेंटेड कार्यों में शामिल किया जा रहा है, भी कम टैलेंटेड लोगों को उच्च पदों पे छोड़ा जा रहा है। और टैलेंट जो है वास्तव में उस पद पे जिसको होना चाहिए, जिसमें वो टैलेंट है, उन लोगों को उनसे वंचित किया जा रहा है। वो लोग कोई छोटा कार्य करने में या कोई निम्न कार्य करने में, खुद के लेवल का कार्य न करके कोई निम्न वर्ग का कार्य करने में या किसी भी अदरवाइज कार्य करने में लगे हुए हैं। जहाँ उनको होना चाहिए वहाँ वो मेहनत करके हार मानकर वापस आ चुके हैं, क्योंकि कोशिश कुछ ही बार होती है, फिर बार बार हार मिलने लगे तो कुंठित हो जाता है, और वो इंसान रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। आज के टाइम में अपने बात करें तो अंबानी का बेटा भी कुछ ना कुछ कर रहा है, और नीचे से नीचे देखें तो एक जिसको खाना भी नहीं मिलता वो गरीब भी कुछ ना कुछ कर रहा है। तो करना सबको कुछ ना कुछ पड़ता है। बस उसी तरीके की बात है भी वो किसी निम्न वो कार्य में लगे हुए हैं, और उच्च कार्य में वो लोग ही जा रहे हैं जो मतलब ये एक मैं परसेंटेज पे बात कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बार बार रिपीट में मेहनत करें तो वो चले जाते हैं, लेकिन मतलब उनको बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन पार करना पड़ता है उस लेवल पर जाने के लिए। और जो कम टैलेंटेड लोग हैं उनको बहुत कम लेवल पार करके भी वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, बहुत कम कंपटीशन पार करके भी उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। एक इसका बड़ा और नुकसान है जो मेरे को काफ़ी देखने को मिला है आरक्षण की। मैं बात करूँ एक कैटेगरी वाइज आरक्षण की बात करते हैं अपने, जो एक जाति के आधार पर ये आरक्षण है ना, उसका मैं ये एक प्रभाव अलग से बताना चाहता हूँ। महिलाएं, विधवा, विकलांग की तो एक अलग बात होगी, और ये जाति के आधार पर जो आरक्षण है इसकी मैं एक अलग लेवल पे बात बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है कि कुछ जाति के लोग हैं वो समृद्ध होते जा रहे हैं फिक्स, और विदाउट किसी टैलेंटेड के। जैसे कि क्या हो रहा है कि मान लो किसी निम्न जाति जो कि आरक्षित वर्ग में आ रही है, उस जाति का कोई व्यक्ति है, वो खुद किसी अच्छी पोस्ट पे जा रहा है, उसकी पत्नी अच्छी पोस्ट पे जा रही है, और इसके बावजूद भी उनको निम्न वर्ग की जाति ही माना जा रहा है, उनके बच्चों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट। तो इसी अगर अपने आरक्षण का जो लेवल है उस पर ही बात करें, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं करके अगर इसी लेवल पे बात करें तो ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसको फिर भी मतलब एक आरक्षित वर्ग की श्रेणी में माना जा रहा है। अभी हस्बैंड भी एक उच्च पद पे है। आर्थिक स्थिति की बात कर रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति उनकी सुधर चुकी है, उनको एक लेवल मिल चुका है, दृष्टिकोण उनका चेंज हो चुका है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब उनको आरक्षण दिया जा रहा है। फिर वो क्या रहा है कि
खुद लग गया, पत्नी लग गई, बेटा लग गया, बहू लग गई, उसकी बेटा दूसरा बेटा लग गया, बहू लग गई, ऐसे करके वही लोग तो एक बहुत ज़्यादा समृद्ध परिवारों में बदलते जा रहे हैं। और जो एक टैलेंटेड कोई व्यक्ति है वो बस यहीं पिस कर रहता जा रहा है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सामान्य वर्ग में आते हैं, क्योंकि ये जाति के आधार पर जो आरक्षण सेट किया गया है ना, ये बहुत, वैसे तो मैं आरक्षण का तरीका ही गलत मानता हूँ, वो मैं लास्ट में बात करूँगा, लेकिन जाति के आधार पर आरक्षण सेट किया गया है तो बहुत ही घटिया काम है। भी आप जाति के आधार पर किसी को कैसे डिसाइड कर सकते हो? और ये कोई दृष्टिकोण चेंज होने लग गया है तो अब मैं तो नहीं मानता कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति के व्यक्ति को निम्न मतलब तुच्छ दृष्टि से देखता है, या वो सोचता है कि ये तो नीची जाति है, और फिर वो उस घर में अगर सारे ही कैंडिडेट किसी न किसी पद पे चले जाते हैं, टीचर या कोई लेवल पे आ जाते हैं, तो उनको उच्च दृष्टि से देखे जाने लगे। अंदर से तो जो व्यक्ति उनको तुच्छ दृष्टि से देखता है, जिसकी सोच ही तुच्छ है, वो तो बाद में भी तुच्छ ही दृष्टि से देखेगा। हाँ, अपने मतलब का काम निकालने के लिए जरूर उनको जी जी कर सकता है, बाद में तो उसे देखना तो वैसा ही है। हाँ ठीक है, ये प्रेशर करके भी हाँ इनकी इज्जत करनी पड़ेगी, ये ठीक है, एक लेवल तक ये बात है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, अभी कुछ वर्ग है वो तो बहुत उच्च दर्जे पे जा रहे हैं। और जैसे सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है, वो बहुत टैलेंटेड है, तो जरूरी तो नहीं वो अमीर भी होगा, आर्थिक स्थिति भी उसकी बहुत अच्छी होगी, तो फिर ये क्या जाति के आधार पे क्या है, ये अभी EWS शुरू कर दिया, ये बढ़ावा ही दे रहे हैं किसी न किसी तरीके से आरक्षण। अब लोग क्या है कि जो अच्छी स्थिति में वो भी उसका सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और अभी ये बस फिर उनको फिर अलग से फिर वंचित रख दिया जाता है। भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो भागदौड़ में ही लगे रहते हैं, वो भी गरीब होते हैं। मेरे बहुत सारे, मैं खुद स्टडी लाइन से हूँ, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सामान्य वर्ग या OBC वर्ग से, OBC को थोड़ा कम आरक्षण मिलता है, तो OBC वर्ग से हैं, तो वो मतलब भागदौड़ में लगे हुए हैं। और कोई आरक्षित वर्ग से है, वो बहुत मतलब जल्दी इस लाइन में सेट हो रहा है अभी। हाँ, वो सेट। और आप मैं टीचिंग लाइन की बात कर रहा हूँ, टीचिंग लाइन में आप अगर नंबरों का डिफरेंस देखें तो कम से कम 50-60 नंबर भी, जिसके 170 नंबर आ रहे हैं 250 में से, वो चलो अपने 100 नंबर की बात कर रहे हैं, 100 मार्क्स की बात कर रहे हैं, अभी 100 में से जिसके 60 आ रहे हैं वो तो एक टीचर बन रहा है, और जिसके 100 में से 85 आ रहे हैं वो टीचर नहीं बन रहा। इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है आरक्षण की वजह से, ये देखने को मिला है। और ये इसी वजह से, जिस बोलते हैं ना, जिस लाइन में अपने होते हैं उसी समझ में आती है कि बताना मतलब, तो मैं ये समझ पाया हूँ कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, या मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूँ जो जिनको मतलब आगे बढ़ाने के लिए कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ, करना चाहिए, लेकिन इसकी दिशा चेंज करनी चाहिए, वो आखिर में बात करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और कुछ वर्ग है वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, या कुछ परिवार बोले तो कुछ एक परिवार आगे बढ़ते जा रहे हैं, भले ही उनमें टैलेंट है या नहीं है, और कुछ एक टैलेंटेड परिवार गिरते जा रहे हैं, उनका लेवल गिरता जा रहा है। अब फिर कल को उनको उठाने के लिए भी कोई आरक्षण दिया जाना पड़ेगा, ये तो फिर लड़ी से लड़ी दाबते रहो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ आरक्षण गलत है, और दूसरी तरफ बोल रहा हूँ भी हाँ इस वर्ग को उठा रहा, ऊंचा भी उठाना चाहिए, जिनको सही दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, उन लोगों को भी सही दृष्टि से उनकी दृष्टिकोण बदलने के लिए उनको उच्च लेवल पे लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। तो फिर आरक्षण क्या होना चाहिए? अब हम इस पॉइंट पे बात करें कि फिर आरक्षण होना क्या चाहिए। आरक्षण, सबसे पहले तो आरक्षण शब्द को ही खत्म कर देना चाहिए, या इस शब्द का मतलब बदल देना चाहिए। आरक्षण शब्द का मतलब बदल कर, और सबसे पहले तो ये जो कैटेगरी बांट रखी है, मतलब इसको नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। ये जो कैटेगरी बांट रखी है ST SC OBC अदरवाइज कोई EW, इनको सबको समाप्त कर देना चाहिए। सबसे पहले तो जाति के आधार पर समाप्त कर देना चाहिए, और फिर एक बहुत ही ठोस प्रोसेस से आर्थिक स्थिति के आधार पर एक कार्ड बनना चाहिए, और उस कार्ड में कैटेगरी रखी जानी चाहिए भी, जो बिल्कुल, जिसकी बिल्कुल, क्योंकि आज आरक्षण की ज़रूरत अगर पड़ रही है तो कैटेगरी को उठाने की बजाय
जो आज अमीर है वो अपना पद किसी ना किसी तरीके से उच्च कर किए जा रहा है। अब ज़रूरत उन लोगों को पड़ रही है, चाहे वो किसी भी जाति की वजह से, उनकी जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है या कमज़ोर है, उनको ज़रूरत पड़ रही है कि उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, उनको भी एक उच्च स्तर पे लाया जाए। तो उसके लिए आर्थिक स्थिति के आधार पर एक कोई कार्ड में कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए। कोई कार्ड बीपीएल कार्ड है, किसी भी तरीके से कोई एक स्टडी कार्ड के नाम से अलग से कार्ड लागू होना चाहिए। और उस कार्ड में मान लो कैटेगरी मान लेते हैं ए बी सी बी। ए कैटेगरी वो हो गई जो नॉर्मल वर्ग है, बी वो कैटेगरी के हो गए जिनको थोड़ा कमज़ोर वर्ग है, सी वो हो गए जो बिल्कुल कमज़ोर वर्ग है, डी वो हो गए जो बिल्कुल ही दयनीय है, जिनको मतलब जिनके मान लो जिनके माँ बाप का साया भी नहीं है। ऐसे कैटेगरी डिवाइड हो सकती है। और ये जो कैटेगरी डिवाइड हो ये बहुत एक ठोस प्रोसेस हो, बहुत अलग अलग मतलब ठोस तरीके से ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें आजकल क्या है लोगों में सबसे बड़ा तो ये, जैसे कि आरक्षण में अभी फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें नहीं होगा, फर्जीवाड़ा तो इसमें भी होगा। लोग अपनी कैटेगरी तो फिर भी अब अच्छे भले उच्च वर्ग के लोग भी बीपीएल कार्ड बनाए बैठे हैं, तो वो तो भाई इसमें भी आएंगे। उनको बचाने के लिए तो ये सिस्टम सुधारना पड़ेगा, वो तो एक बहुत बड़ी बात होगी। या वो तो अपने सभी खड़े होंगे तभी सुधर पाएगा, कोई किसी एक बंदे के शोर मचाने से तो नहीं सुधरेगा। और सबसे पहले तो उनको शोर मचाना चाहिए जिनका हक छीना जा रहा है, उनको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आजकल ये सोशल मीडिया और बहुत सारा है, मतलब अपने प्रचार प्रसार का तरीका कि अपनी बात रख सकते हैं। तो इस तरह की कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए। और इस कैटेगरी डिवाइड में अब अपने जो महिला और पुरुष की बात करते हैं, विधवा है तो उनकी भी एक कैटेगरी होनी चाहिए भी। हाँ भी कोई विधवा होगी तो उसकी ई कैटेगरी में आएगी वो सारी, और अगर कोई विकलांग है तो वो एफ कैटेगरी में आएगा। इस प्रकार सबकी एक अलग लेवल पे कैटेगरी डिसाइड होनी चाहिए। महिला और पुरुष को भी बराबर रखना चाहिए, महिला और पुरुष भी बराबर होनी चाहिए। अलग से महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं देना चाहिए, महिला और पुरुष को भी बराबर रखना चाहिए। मैं थोड़ी इस पे आगे और बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी बराबर रखना चाहिए भी। अगर हाँ एक आर्थिक स्थिति में एक लाइन में है तो उसी लाइन में महिलाएं रखी जाए और उसी लाइन में पुरुष रखी जाए। किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो उसी लाइन में 100 रुपये वाला पुरुष और 100 रुपये वाली महिला एक ही कैटेगरी में रखी जानी चाहिए। कैटेगरी एक ही डिसाइड होनी चाहिए इनकी, अलग से इनको मतलब डिवाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये जातिवाद के आधार पर आरक्षण पेश करके, और ये सबसे बड़ा तो जाति को बढ़ावा मिल रहा है। आजकल कोई बोलता है कि हाँ भाई मेरी तो एससी कैटेगरी है तो वो आरक्षित वर्ग है, ओबीसी कैटेगरी है तो मीडियम आरक्षित वर्ग है। पहले ही वो, अब सबको पता है ओबीसी में कौन कौन सी जातियाँ आ रही है, एससी में कौन कौन सी जातियाँ आ रही है। तो ये जातिवाद को बढ़ावा तो पहले से ही मिल रहा है। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर कैटेगरी डिसाइड होगी तो एक अलग मतलब व्यू चेंज होगा। क्योंकि आजकल लोग सबसे पहले आरक्षण का तोड़ क्या बोलते हैं, अगर कोई आरक्षण के पक्ष में बोलता है तो वो क्या बोलता है, वो कहते हैं भी एक अमीर घर को जो सुविधाएं मिल रही है वो एक गरीब घर के बच्चे को नहीं मिल रही। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर सकते भी कोई आरक्षित वर्ग का है तो वो गरीब ही होगा। ये बात वहाँ पे उन लोगों की गलत होती है। या फिर जो सामान्य वर्ग का है वो अमीर ही होगा, ये बात उनकी सही है। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण की कैटेगरी एक अलग दृष्टि से डिसाइड होनी चाहिए, ए बी सी डी। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए भी हाँ भी ए कैटेगरी के लोग सामान्य वर्ग हैं, वो अपने किसी एक फॉर्मेट में बात करते हैं भी हाँ भी वो अपनी तैयारी खुद अपने हिसाब से करें। वो एक सामान्य वर्ग मतलब एक आर्थिक स्थिति उनकी सही है तो वो खुद कोचिंग जा सकते हैं, किताबें अवेलेबल कर सकते हैं। बी कैटेगरी के लोग हैं थोड़े कमज़ोर हैं तो उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। आरक्षण का सही मतलब होना चाहिए सुविधाएं, उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए। दौड़ में सबको बराबर रखना चाहिए। वो जो 40 किलोमीटर वाला गधा जिसे जिताया जा रहा था, वो कहानी मैंने बीच में रोकी थी, वो मैं अब पूरी करता हूँ। अब उस राजा जिसको मंत्री ने सलाह दी थी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ने वाले गधे को अपने क्वालिफाई मानते हैं और 60 किलोमीटर दौड़ने वाले प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाले घोड़े को क्वालिफाई मानते हैं, राजा को ये पसंद नहीं आया। राजा ने कहा नहीं भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर मेरी सेना ही कमज़ोर हो जाएगी, जो कि हो रहा है, मतलब सेना ही कमज़ोर हो जाएगी। 40 किलोमीटर वाले गधे आ जाएंगे और 50 किलोमीटर वाला घोड़ा रह जाएगा। यहाँ पे ये मैंने 40 और 60 का जो ये किया है ना, ये तो बहुत कम किया है। यहाँ पे मेरे को बोलना चाहिए था 40 और 80, घोड़े के लिए 80,
कैटेगरी। तो मतलब ये बीच वाले जो 40 से लेके 80 तक के बीच के घोड़े हैं, अगर कोई घोड़ा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है तो उसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। मैं नई बात कर रहा हूँ। अगर मैं पहली वाली बात पे करूँ तो मैंने 60 किलोमीटर बोला था, तो मतलब 59 किलोमीटर वाला तो घोड़ा क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, और 41 किलोमीटर वाला गधा क्वालिफाई माना जाएगा, या लो क्वालिटी का घोड़ा क्वालिफाई माना जाएगा। तो सेना ही कमज़ोर हो जाएगी और फिर तो हम दूसरे राज्य से हार जाएंगे, जो कि हो रहा है। तो फिर राजा ने सोचा कि क्या किया जाए। ऐसा किया जाए कि उन किसानों को बोला जाए, या उस जनता को बोला जाए, उस प्रजा को बोला जाए कि जिनके पास कमज़ोर वर्ग के घोड़े, प्रजाति के घोड़े या कमज़ोर गधे हैं, उनको मैं अलग से चारा दूंगा। जिनके पास अच्छी प्रजाति के घोड़े आ गए, वो अपने हिसाब से उनको पालो, घास चराओ, कुछ भी करो, लेकिन जो गधे हैं उनको मैं पहले ट्रेनिंग दूंगा 2 महीनों तक, भी आप दौड़ो। घोड़ों के काबिल बनाया जाए उनको, घोड़ों का हक मत छीना जाए। अगर घोड़ा खुद काबिल बनने के लायक है तो उसे अपनी क्वालिटी बढ़ाने दिया जाए, लेकिन उन गधों को भी और उनको जो निम्न प्रजाति के घोड़े या जो भी है, आप समझ रहे हो, जो आरक्षित वर्ग है उसको भी ट्रेनिंग दी जाए, उसको सुविधाएं दी जाए और उसको काबिल बनाया जाए, और रफ्तार के टाइम उनका लेवल एक ही रखा जाए। हाँ भाई, जो सीधा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा, भले ही वो घोड़ा है, कुत्ता है, कबूतर है, हाथी है, दौड़ के लिए जहाँ पे दौड़ की ज़रूरत है वहाँ पे दौड़ के लिए जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा वो ही क्वालिफाइड होगा, बाकी क्वालिफाइड नहीं होगी। अब मैं पॉइंट पे बात करता हूँ सीधे। जो आरक्षित वर्ग हैं, जो मैंने कैटेगरी डिवाइड की है ABCD, एक के लिए निम्न नॉर्मल बात करता हूँ भी, एक का एक सामान्य मानते हैं और मानते हैं कि वो खुद अपनी स्टडी कंटिन्यू रखने के काबिल हैं, या वो खुद अपनी मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं अपना टैलेंट, उनको एक अलग से छोड़ दीजिए। जो बी के लोग हैं उनको हमारे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस बी के जो बी कैटेगरी के लोग हैं उनको आप भले ही 100 रुपये दो रोज के, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक पढ़ने वाला आर्थिक स्थिति जिसकी दयनीय होती है वो एक लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं पढ़ सकता कि उसका घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो पढ़े और उसको गवर्नमेंट पैसा दे रोज़ के लिए 200, जैसे ये अभी पिछले दिनों राजस्थान में चल रहा था बेरोजगारी भत्ता, इस टाइप की सुविधाएं दो आप। मैं तो बोलता हूँ भी अगर कोई विकलांग है तो उसको उसकी कैटेगरी के लोगों को, मान लो D कैटेगरी में मैंने विकलांग को रखा तो F कैटेगरी में विकलांग को रखा, तो भी अब आप विकलांगों को भले ही कोचिंग लेके जाना है तो एक ऐसा उनको ई रिक्शा अवेलेबल करवाओ कि स्पेशल प्रत्येक बंदे को घर से कोचिंग तक लेके जाए और छोड़ के जाए। आप ये सुविधाएं दो, इससे किसी को प्रॉब्लम। कहने का मतलब जो A कैटेगरी के हैं उनको छोड़ के B, C, D, E, F कैटेगरी है उनको अलग अलग सुविधाएं दो। B कैटेगरी के लोग हैं उनको सिर्फ ये सुविधाएं दो भी हाँ भी उनकी कोचिंग की फीस फ्री कर दी जाएगी। C कैटेगरी जो कि और निम्न आर्थिक स्थिति के लोग हैं उनको ये सुविधाएं दो भी आपको भाई हम पर्सनली पैसा और देंगे, कोचिंग फ्री तो होगी, पर्सनली पैसा बुक्स अवेलेबल करवाएंगे। D कैटेगरी के लोग हैं उनको ये सुविधाएं दो भी आपको रहने का खर्चा और देंगे, खाना पीना भी हम देंगे, गवर्नमेंट ये करनी है। तो मतलब उनको तैयार करो कि वो A कैटेगरी के लोगों को पछाड़ सकें, न कि उनका हक छीने। भागते टाइम मैदान सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप पहले उनको भगाओ, ट्रेनिंग दो, तैयारी करवाओ, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो है सही चीज़। अगर कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो आर्थिक स्थिति, जैसे कि अभी आज के टाइम आर्थिक स्थिति जरूरी है या इस पर और विचार किया जा सकता है, लेकिन आरक्षण की दिशा यही होनी चाहिए। आरक्षण की दिशा भागते टाइम कम स्पीड वाले को वैल्यू देना और अधिक स्पीड वाले को वैल्यू ना देना गलत है। जिसका टैलेंट कम है उसको अपने सही दिशा निर्देश देकर, सही सुविधाएं देकर उसके टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, वो दीजिए आप। और उसको जिसमें अधिक टैलेंट है उसके बराबर लाइए। इससे तो है पूरे भारत या पूरे विश्व को फायदा भी। आज एक सीधा जिसको 100 में से 50 नंबर वाले को लगा रहे हो और 70 नंबर वाले को रख रहे हो, आप बाहर निकाल रहे हो, तो वो 50 वाला टीचर बन के जो बच्चों को पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा?
इससे तो अच्छा है जो जो 50 नंबरों के लायक था उसको भाई तैयारी इस तरीके से करवाओ, उसको सुविधाएं दो, उसको भले ही रोज के मतलब नॉर्मल आसपास की मैं दिहाड़ी की बात कर रहा हूँ 300-400 रुपये एक इंसान को मिलते रहे तो उसका गुजारा हो जाता है, तो भले ही वो दो गवर्नमेंट भी, बेटा आप पढ़ो, हम आपको 300-400 की हम देंगे पर डायरेक्ट खाते में आपके कैटेगरी डिसाइड करके। विधवा महिलाएं हैं तो उनको बोलो भी आप विधवा हो चुकी हो, भगवान ने आपके साथ मतलब जो भी है प्रकृति ने गलत कर दिया, तो अब आप तैयारी करो, हम आपको सुविधाएं देंगे, आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए। आपके अगर कोई मतलब छोटा बच्चा है घर में तो उसको पालेंगे, हम पालेंगे, उसके लिए अलग से मेड छोड़ेंगे, कोई उसको संभालने के लिए लेडीज छोड़ेंगे। आप तैयारी करो, आप अपना टैलेंट इंक्रीज करो कि आप ए कैटेगरी के लोगों को, फाइटर्स को, उनके लेवल के बराबर जा सको। कहने का मतलब ये है भी वो पहले वाली कहानी है, उसमें गधों को भले ही बादाम खिलाओ, भले ही उनको छा राबड़ी पियाओ, भले ही भैया कुछ भी करो, उनको गधों को घोड़ों से तेज दौड़ने के काबिल बनाओ, न कि घोड़ों का हक छीनो। सीधी बात ये है। अब आप दूसरे बात पे आते हैं कि चलो ठीक है भाई, तो फिर महिलाओं का क्या, जिनको मैंने एक लाइन में रखा, आम महिलाएं जो नॉर्मल जीवन यापन कर रही है, विधवा और उस कैटेगरी से अलग, और पुरुष जो, उनका क्या। क्योंकि सबसे पहले तो ये पुरुष और महिला को डिवाइड ढंग से करो। क्या है पुरुष और महिला? पुरुष और महिला को आप धक्के से महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने की कोशिश या पुरुषों को महिलाओं के बराबर लाने की कोशिश सही नहीं है। महिला मनुष्य पर जैसे हर कोई भी होता है, उस प्रजाति में वो एक फीमेल होती है, एक मेल होती है, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनमें अलग अलग गुण होते हैं। अगर अपने नॉर्मल एक कंडीशन पे बात करें, एक सामान्य तरीके से, तो एक पुरुष की स्ट्रेंथ मजबूत होती है हड्डियों की। ऐसे तो बोले तो दिमाग भी थोड़ा पुरुष का भारी होता है, बायोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, बायोलॉजी के हिसाब से। और एक महिला है तो उसकी सेंसिटिविटी, ईक्यू लेवल, स्वेगात्मक बुद्धि बहुत तेज होती है एक महिला की, और पुरुष की स्ट्रेंथ लेवल बहुत तेज होती है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन सी जॉब में आपको पुरुष की ज़रूरत है और कौन सी जॉब में आपको, किस कार्य में महिलाओं की ज़रूरत है, और कितने भागों में। कहने मतलब कितने प्रतिशत महिलाओं की ज़रूरत है, कितने प्रतिशत पुरुषों की ज़रूरत है। और भाई इनका एग्ज़ाम ही अलग बना दो। एग्ज़ाम अलग का मतलब क्या है मेरा, कि आप एक काम कीजिए भी, एक स्कूल है, उसमें भर्ती आई है, हमें 5000 अध्यापकों की भर्ती है, पुरुष अध्यापकों की, ये होना चाहिए। और हमें 5000 भर्ती आई है महिला अध्यापकों की। पहले कैलकुलेशन निकलनी चाहिए भी। राजस्थान के, मैं राजस्थान से हूँ इसलिए यही शब्द बार बार निकल रही है, पूरे मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए भी यही होना चाहिए, या कोई और राज्य है उनके लिए भी यही होना चाहिए भी। हाँ भाई, राजस्थान के स्कूलों का एक डाटा निकलना चाहिए भी, राजस्थान के स्कूलों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, और प्रत्येक स्कूल में कितनी महिलाएं और होनी चाहिए, और प्रत्येक स्कूल में कितने पुरुष और होने चाहिए बच्चों के हिसाब से। क्योंकि देखो बहुत सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिनमें महिलाओं का स्पेसिफिकेशन जरूरत होती है। आज एक पुलिस देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट में महिला पुलिस, महिला चोर को पकड़ने के लिए कंपलसरी है, तो वो उसका एक डाटा निकलना चाहिए कि कितनी महिलाओं की जरूरत है, कितनी पुरुषों की जरूरत है, उनकी भर्तियां ही अलग होनी चाहिए। आप एक महिला को पुरुष के साथ फाइट करवा ही क्यों रहे हो? क्योंकि महिला को महिला के साथ ही लड़ना है, तो महिला को महिला से ही, मैं ये कोई डिवाइडेशन नहीं कर रहा महिला पुरुष में, लेकिन मैं बता रहा हूँ भी इनमें फिजिकली फर्क होता है, एक महिलाओं की दिनचर्या का भी फर्क होता है, भगवान मतलब बायोलॉजिकल उनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है, उनको सुविधाएं भी अलग मिलनी चाहिए, महीने में 4-5 दिन छुट्टी अलग से मिलनी चाहिए उनको। ये आप सब समझते हो, मतलब महिला को एक अलग है, ये मनुष्य के दो अलग है, एक फीमेल है, मेल है। आप किसी भी जीव या जानवर में मेल फीमेल में आप ये डिफरेंस देख सकते हो, किसी भी जीव जानवर में, घोड़े घोड़ी में, या किसी में भी, मतलब ये डिफरेंस होता है।
कुत्ते में होता है, फीमेल डॉगी में भी होता है, ये सब में डिफरेंस होता है जो एक। और अपने ऐसे भी थोड़ा मनुष्य प्रजाति है और ये सुधर गई है, सही लाइन पे चलने लग गई है तो जानवरी। तो इनमें भी ये बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये डिफरेंस रहना मतलब है, और इसको समझ कर ही उनके लिए सुविधाएं पेशकश होनी चाहिए। तो अभी जो कैटेगरी मैंने ABCD बताई थी, महिलाओं की अलग से बननी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब जब इतना बड़ा प्रोटोगेंडा बना रखा है तो ये भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक डाटा ही तो चाहिए अपने को, कहाँ पे कितनी महिलाओं की ज़रूरत है, कहाँ पे कितने पुरुषों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से भर्तियाँ निकलनी चाहिए। हाँ भाई, टीचिंग लाइन में 6000 महिलाएं चाहिए, कम है 6000, और टीचिंग लाइन में 4000 पुरुष कम है, तो सिर्फ 4000 भर्ती आनी चाहिए पुरुषों की। पुरुष से फाइट करेगा, महिला से फाइट करेगी। और अगर कुछ जॉब ऐसी है जहाँ पे पुरुष और महिला का मतलब सिर्फ अपने IQ लेवल या EQ लेवल का ही कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे जैसे अब पुलिस की बात करें तो पुलिस में आप महिला और पुरुष का बिल्कुल अलग होना चाहिए। अब पुलिस में स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे महिला पुरुष। अब फाइटर की बात कर लो आप, 80 किलो वेट का अगर एक पुरुष फाइटर है, 80 किलो वेट का रेसलर की बात कर रहा हूँ मैं, पहलवान की, और 80 किलो वेट की महिला है, तो वो बराबर आप उसको कैसे रख सकते हो? बराबर तो नहीं रख सकते। आप महिला को महिला के साथ ही फाइट करवानी पड़ेगी। आप फिजिकली स्ट्रेंथ उनकी अलग होती है पुरुषों की। कोई गेम है, अगर उनको आप बराबर करना ही चाहते हो तो देखिए कि कौन सी जॉब में इनके बराबर की ज़रूरत है। मतलब हाँ, अलग से भी, जैसे अगर अब अपने बात की बोलने की है, तो बोल तो एक महिला में भी पावर होती है और एक पुरुष में भी बोलने की पावर होती है, तो वो भी मतलब अपने अपने पावर के हिसाब से बोल सकता है। तो अगर ऐसी कोई जॉब है तो उसमें आप दोनों की एक साथ कैटेगरी निकाल सकते हो, फिर उसमें महिला पुरुष डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, या उसमें 50-50% जैसे आरक्षण मिल रहा है वही रख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, महिला और पुरुष के आधार पे। क्योंकि ये महिलाएं सबकी होती है, पुरुष सबके होते हैं। ये भी एक मतलब ये तो सबके कहने का मतलब सबके मतलब प्रत्येक जाति में होती है। इसमें जाति या कोई कैटेगरी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधा सा अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं तो आरक्षण का मतलब होना चाहिए कि उन जो निम्न आरक्षित वर्ग हैं उनको सुविधाएं देकर उच्च वर्ग के बराबर लाया जाए, न कि दौड़ते समय उनमें भेदभाव किया जाए। उनको दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अच्छे काबिल बन सकें। लेकिन कहने का मतलब आरक्षण का सही मतलब है कि जो आरक्षित वर्ग है उनकी काबिलियत को बढ़ाया जाए, न कि काबिल और कम काबिल में फ़र्क करके ही आप उनको जॉब में रख लो। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत सामान्य सी बात है, ये अगर परिवर्तन कर भी दिया जाए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि इतनी आसानी से ये परिवर्तन हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी वीडियो से भी कोई खास फ़र्क शायद ही पड़े। मेरे मन में था, मैंने बताने की कोशिश की, आपके आगे जाहिर करने की कोशिश की, तो ज़रूरी नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इससे अगर ये फ़र्क पड़ता है, परिवर्तन होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क पड़ेगा कि सही टैलेंट के हिसाब से लोगों को जॉब मिलना शुरू होगी, या जिनमें कम टैलेंट है उनके टैलेंट को इंक्रीज़ किया जाएगा। भारत को सही कैंडिडेट मिलेंगे, प्रत्येक काम के लिए सही लोग मिलेंगे। सही लोग का कहने का मतलब उसी स्ट्रेंथ के लोग मिलेंगे, उसी IQ लेवल के लोग मिलेंगे, उसी EQ लेवल के लोग मिलेंगे। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि बहुत सारे दल, आर्मी ग्रुप शुरू हो जाएंगे बिना किसी मुद्दे के। वो कहेंगे हमें तो आरक्षण मिल रहा है, हमें तो आरक्षण चाहिए। कहने का मतलब वो खुद को ये कह रहे हैं कि हम तो भाई हैं ही कमज़ोर, हमें तो आरक्षण दो, हमें तैयार मत करो, बढ़ाओ मत, हमारे टैलेंट को मत बढ़ाओ, हमारे अंदर स्ट्रेंथ मत बढ़ाओ, हमारी जैसी स्ट्रेंथ है उनमें वैसे ही स्वीकार करो, हमें उच्च पद पे बिठा दो। वो लोग तो खुल के यही कहेंगे, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और वो बस कुछ नहीं कहेंगे, उनको इकट्ठे होके शोर मचा लेना है। और आजकल आपको पता है भी गवर्नमेंट को चाहिए वोट, और वोट अब कोई, मैं तो यही मानता हूँ कि कोई खाड़कू बंदा होगा, जो खाड़कू कहने का मतलब कोई जो थोड़ा सा वोटों को सोचे बिना कोई एक्शन ले सकेगा, वही इस सिस्टम को सुधार सकता है और सही जगह सही लेवल के लोगों को रख सकता है।
फ़र्क यही होना है। फ़र्क आप मैंने थोड़ा सा आपको लिंक दे दिए, फ़र्क सबको पता है अभी क्या होना है। अगर इससे फ़र्क करते हैं तो पहले तो ये फ़र्क पड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप दल बहुत बड़ा इसका प्रोपेगेंडा सिस्टम बना हुआ है। ये इसको तोड़ने नहीं देंगे जल्दी सी। भैया ये टूटना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे तो भाई ऐसे है भी मंद बुद्धि है ना, तो भी उनको कलेक्टर बनवा दो। और अगर किसी के भाई वर्ग बुर्ग हमें नहीं पता, सामान्य वर्ग है, तो उसका अगर बच्चा भले ही कोई साइंटिस्ट बनने के लायक है तो हमें कोई मतलब नहीं है, उससे परचून की दुकान खुला दो, यही कहेंगे। अलग मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन इनके किए हुए इस मुद्दे के खिलाफ किए हुए कार्य यही कह रहे होंगे। बल्कि इससे फ़र्क ये, वास्तव में फ़र्क तो ये पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अगर एक, अब मैथ की बात कर लो, अब मैथ का अगर कोई टीचर है, मैं बार बार ये टीचर और राजस्थान में ऐसे बात कर रहा हूँ कि मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुंह से यही शब्द बाहर आ रहे हैं। एक टीचर है, मैथ का टीचर है, मैथ अब बात करें तो मैथ भाई अब पढ़ाने वाला किताब थोड़ी पढ़नी है, मैथ को समझना पड़ता है। अब एक बंदा जो तो 100 में से 50 नंबर ला रहा है वो मैथ को समझ रहा है, एक बंदा 100 में से 90 ला रहा है वो मैथ को समझ रहा है। उनमें डिफरेंस नहीं होगा क्या 50 और 90 वाले में? तो आप 90 वाले को तो बाहर बिठा रहे हो, बोल रहे हो भी तू ऐसे कर, तू एलडीसी की तैयारी कर ले, तू तो पढ़ा मत बच्चों को। और ये 50 वाले को हम लगवा रहे हैं ऊपर, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर लगा देते हैं। तो वो आगे आने वाली पीढ़ियों के वो समझाने में, जिसको खुद को ढंग से नहीं समझ में आ रहा वो दूसरों को क्या समझाएगा भाई? उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्या? उससे सारी अर्थव्यवस्था, जिस वर्ग में आरक्षण नहीं भी है ना, वो बच्चे जिनको आप तैयार कर रहे हो ना, जिस पीढ़ी को, वो उस वर्ग में जाएंगे और वहाँ पे भी उनको नुकसान होने वाला है। कहने का मतलब, आप एक बार ये आरक्षण दे के इस तरीके से बेस खराब कर रहे हो, वो पिल्ली ईंटें लगा दी ना, वो सारी उम्र नुकसान करेगी। क्योंकि वो आगे के बच्चों को तैयार क्या करेंगे? जो खुद ही तैयार नहीं है वो दूसरों को तैयार क्या करेंगे? जैसे मैंने इससे पहले मुद्दे पे बात की भी, अभी गवर्नमेंट उनको तैयार करे। अगर उस मैथ पढ़ाने वाले को, जिसके 100 में से 50 नंबर आते हैं, उस बंदे को तैयारियां करवाई जाए, उसे सुविधा दी जाए और बोला जाए भी तुम भाई 90 ना तो 85 तो ला, फिर तेरे को सिलेक्ट करेंगे। फिर भी ठीक है भैया, वो 90-85 के हर बार आ जाता है और उसको सिलेक्ट किया जाता है, तो वो उसमें समझने की क्षमता इंक्रीज होगी उस बंदे में। और फिर तो वो अगर एक टीचर बने तो वो समझा भी देगा बच्चों को, आगे की पीढ़ी भी बढ़िया तैयार करेगा। कहने का मतलब, उस पिल्ली ईंट को पहले पकाओ तो सही। अगर कोई ईंट पिल्ली आ गई है तो भैया उसको पकाओ, उसको किसी भी तरीके से पकाओ, केमिकल डालो उसमें, कुछ भी डालो, आटा लगाओ, उसको टीका लगाओ, कुछ भी करो, नारियल फोड़ो उस पर, उसको पकाओ, ताकि वो आगे दीवार को ना खराब कर दे। देखो, मैं सिंपल तरीके से, मैं कोई बहुत यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ऐसे छोटी मोटी वीडियो कोई दिमाग में आती निकाल देता हूँ, और ना ही मेरे को कोई लाइक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, मत करना, साफ बोलता हूँ। लेकिन ये वीडियो अगर किसी के समझ में आ रही है ना मेरी बात, और वो मेरे से भी अच्छे तरीके से इस बात को पेश कर सकता है, तो भैया बात करो। ऐसे अभी मेरे जैसे बहुत है, या किसी के जैसे भी बहुत हैं, 5-5, 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से रह रहा है, और जो 50-50 नंबर कम वाले हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं खुद आरक्षित वर्ग से हूँ भाई, ओबीसी वर्ग से हूँ, तो गलत है। मेरे भी दोस्त हैं जो जनरल में हैं और उनको कुछ नहीं सेट हो रहा, उनके कुछ हाथ पल्ले नहीं आ रहा, गरीब है वो, मेरे से भी डाउन है। और जो मेरे से भी उच्च वर्ग के लोग बैठे हैं वो मेरे से भी ज़्यादा आरक्षण ले रहे हैं। ठीक है, कुछ जगह है अभी भी, अगर राजस्थान की बात करूं तो जाति के आधार पर भेदभाव बहुत किया जा रहा है, तो उसको हटाने के लिए ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो बेगुनाह लोग हैं उनको तंग करो। वो भी बेगुनाह है, मैं उनके भी पक्ष में हूँ भी। जिन लोगों को अब आज जाति के आधार पर तंग किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, वो तो बहुत गलत सिस्टम है। उसको सुधारने के लिए एक्शन अलग तरीके से लेना पड़ेगा भाई। ये कोई एक्शन लेने का तरीका नहीं है। उनकी कैटेगरी अगर वो जाति के आधार पर है, और आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई एक उच्च करोड़पति है और वो निम्न जाति का है, तो क्या उसकी लोग इज्जत नहीं कर रहे? कहने का मतलब, आजकल इज्जत है पैसे की, आर्थिक स्थिति के आधार पर। आजकल जाति के आधार पर कम रह गया, आजकल आर्थिक स्थिति के आधार पर ज़्यादा रह गया। और फिर भी अगर जाति के आधार पर है तो मैं उसको बात को नकार नहीं रहा,
उसको बदलने का सिस्टम और होना चाहिए। उसको बदलने का ये तो नहीं सिस्टम होना चाहिए कि अपने अपनी नींव ही खराब कर लें सारी। सिस्टम बनना चाहिए, उसका सही सिस्टम बनना चाहिए। कोई पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई किसी जाति के खिलाफ बोल रहा है तो वास्तव में होनी चाहिए। आज बराबर है, सब कुछ बराबर। मैं तो जाति की बात ही नहीं कर रहा, जो लोग ये जाति की बात कर रहे हैं मैं तो उसके भी ऊपर बात कर रहा हूँ। ये धर्मों के आधार पे भी जो सिस्टम बांट रखा है ये खत्म करना चाहिए। एक देश, एक नियम, एक सारा कुछ सिस्टम एक होना चाहिए अपना। तो मेरे हिसाब से मैंने जो मेरी समझ थी मैंने समझा दिया। और मैं चाहता हूँ भाई राजा जी जो हो वो एक सही लाइन पकड़ो और उन जो आरक्षित वर्ग हैं या किसी भी तरीके से आरक्षित हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हैं कैसे भी हैं, आरक्षण की दिशा बदलो, आरक्षण का मतलब बदलो, आरक्षण को सुविधाओं में पेश करो, आरक्षण दो, बढ़ चढ़ कर दो। जितना है मैंने शुरू में कहा था ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। आरक्षण अब मिल रहा है 33%, उनको भाई परसेंट हटाओ, उनको ऐसे बोलो भी अब 33 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये दो। भले ही जो स्टूडेंट है कमज़ोर आर्थिक स्थिति का है उसको भाई पढ़ने के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ उसको घर पे प्रत्येक टीचर छोड़ दो, भले ही एक प्रत्येक को पढ़ाने के लिए सुविधाएं दो। क्योंकि दूसरा जो जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च है या बड़ी आर्थिक स्थिति का है वो तो अपने आप कर लेगा अपना एडजस्टमेंट। वो तो उसको वो अगर 5 साल भी बैठ कर पढ़ेगा ना तो भी उसकी कोई ऐसे नहीं है भी उसके घर में कोई भूख मरेगा। लेकिन वो कमज़ोर वर्ग वाला है, उसको जिसकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति है वो भाई उसके घर में भूख मरने लग जाते हैं लोग, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ सकता। और ये है ना कोई ऐसे नहीं है भी कोई ST SC के साथ ही हो रहा है या कोई निम्न वर्ग के साथ ही हो रहा है या कोई विकलांग के साथ ही हो रहा है, ये सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भी हो रहा है। मैंने उनकी आर्थिक स्थिति में भी ये प्रॉब्लम देखी है, उनके घरों में भी लोग भूख मरने लग जाते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति आप जाति के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक्स्ट्रा बातें प्रभाव मैंने बता दिया भी, प्रभाव तो आप सब समझ ही गए होंगे भी। सही प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग डिवाइड होता है भी, इस कार्य के लिए ये बंदा ही परफेक्ट होगा तो उस कार्य के लिए वही परफेक्ट होना चाहिए। अब उसमें कोई आरक्षण या कोई सुविधाएं भागते समय बाण सबको एक सी होनी चाहिए। कहने का मतलब भागते समय ग्राउंड स्पीड सबकी एक सी मानी जानी चाहिए। उस टाइम कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी जो भी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले दिन तक होनी चाहिए, एग्ज़ाम के बाद कोई नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी बात को पॉजिटिवली ली जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं, किसी को अगर इससे कोई गलत मुंह से शब्द निकल गया हो या कोई ठेस पहुँची हो तो वो इस बात को पॉजिटिव लेने की कोशिश करना। मैं नहीं चाहता, मतलब मेरी कोई भावना नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने की, और इस बात को पॉजिटिव लिया जाए तो ही सबके लिए भलाई होगी। अब ये कोई आंख मीच कर ये कहे कि भी नहीं मेरे को तो ये पसंद नहीं है, बात ये बकवास है, तो ही आपकी मर्जी है। आप वही हो कि हाँ भाई मेरे को तो आरक्षण चाहिए, मैं तो कमज़ोर हूँ, तो भाई आपकी मर्जी है। खुद को कमज़ोर बोलना बहुत गलत बात है। आप ये बोलिए भी मैं समर्थ हूँ और हाँ भाई मेरे को जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे को आर्थिक स्थिति की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ भी मेरे बच्चे पढ़ें, तब तक उनको गवर्नमेंट उनकी स्टडी फ्री कर दी जाए। जैसे संविदा कोचिंग योजना ये चल रही है, इस टाइप की योजनाएं उनको दी जाए ताकि वो मेरे बच्चे आगे बढ़ सकें और कुछ भी किया जाए। लेकिन भागते समय मेरे बच्चे को कल को ये कोई ना कहे भी तेरे तो 60 नंबर आए थे 100 में से, तो भी तू जॉब कर रहा है, हमारे बच्चे के तो भी 90 आए थे तो भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया, या नेगेटिव बातें कोई नहीं कहे। मैं तो यही चाहता हूँ कि उन लोगों को भी ये सोच के इस बात को बढ़ाना चाहिए, आगे आरक्षण की दिशा बदलवानी चाहिए। धन्यवाद।